नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी साथी काफ़ी मिस्टेक कर रहे हैं एग्ज़ाम के फॉर्म को भरने के लिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा और आप सभी से ये सलाह भी देना चाहूँगा कि अपना एग्ज़ाम फॉर्म बहुत बड़े ध्यान के साथ में और बहुत हिसाब किताब के साथ में भरें, क्योंकि ये आपको जो फॉर्म में होने वाली त्रुटि है इसका खामियाजा भी आप खुद ही को भुगतना पड़ेगा। लेकिन चलिए दोस्तों, आज मैं इसके बारे में कुछ 4-5 आपके फॉर्म के अंतर्गत जो मिस्टेक होने वाली है कहाँ कहाँ हो सकती है, तो उन अगर मिस्टेक्स आपके फॉर्म में हुई है तो आप भी उसको समाधान उसका कर सकते हैं। उसमें भी आपका करेक्शन हो सकता है और वो करेक्शन किस तरीके से आपको करवाना है और कब तक हो सकता है और कहाँ कहाँ पर करवाना है, तो वो चीज़ें आप लोग एक बार इस वीडियो के अंतर्गत देख सकते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इस एग्ज़ाम फॉर्म के अंतर्गत। तो देखिएगा, जब आप लोग अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं तो आप सभी के लिए ये फॉर्म खुल के तैयार हो जाएगा। और जब आपका ये फॉर्म खुल के तैयार हो जाएगा यहाँ से, तो ये आपकी प्रोफाइल है। आप लोग देख सकते हैं अपनी प्रोफाइल यहाँ पर, ठीक है। ये प्रोफाइल आपकी खुल के आ जाएगी, जहाँ पर आपका पूरा डाटा कॉलेज के माध्यम से चढ़ाया गया है। तो एडमिशन सेशन आपका 2021 आ रहा है, डीएलएड कोर्स आ रहा है, इंस्टीट्यूट का कोड भी आ रहा है, आपके इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी आ रहा है, आपका नाम भी है, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स आप लोगों को ऑटोमेटिकली भरी हुई मिलेगी। जब आप लोग आगे क्लिक करोगे, यहाँ पर एग्ज़ाम एक्टिविटी को खोल के देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर डीएलएड एग्ज़ाम एप्लीकेशन दिख रहा है, यहाँ पर एडमिट कार्ड भी आपके आएंगे, यहाँ पर आपका करेक्शन इन डीएलएड एग्ज़ाम एप्लीकेशन, यहाँ पर आपका रिजल्ट भी शो होगा, यहाँ पर आपका रेगुलेशन होगा और यहाँ पर आपका सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन फॉर्म होगा। तो सबसे पहले आप सभी को अपने डीएलएड एग्ज़ाम एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यदि आप लोगों से त्रुटि हुई है तो फॉर्म तो आपने भर लिया होगा, अब भरने का प्रोसेस आप लोगों को मैं बता नहीं सकता यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को करेक्शन करने के लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा साथियों, थोड़ा सा रुकिए। जब आप लोग यहाँ पर डीएलएड एग्ज़ाम एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के लिए आगे अपना फॉर्म यहाँ पर खुल के आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने त्रुटियाँ कहाँ कहाँ पर हो सकती है और उनको करेक्शन किस तरीके से करवाना है। तो यहाँ पर आपका परीक्षा 2022 दिया गया है, ये भी याद रखें। आपका सेशन 21 नहीं होना चाहिए, आपका 22 ही दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप लोग अपना आवेदन क्रमांक चेक कर लेंगे ढंग से। उसके बाद अपना नाम और अपने पिता का नाम याद रखें। आपके पिता के नाम में, आपके नाम में, यानी आपके जो एड्रेस आपने डिटेल्स भरी है उसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। यहाँ पर ये परेशानी आप लोगों को बाद में खड़ी हो सकती है। प्रवेश सत्र आपका जो होगा वो प्रवेश वर्ष आपका 2021 का होगा, यदि आप फर्स्ट ईयर में हो तो। याद रखना दोस्तों, ये केवल फर्स्ट ईयर का फॉर्म है, ठीक है ना। और आपका प्रवेश दिनांक, अब यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये प्रवेश दिनांक आप लोग क्या भरेंगे, तो देखिएगा, प्रवेश दिनांक आप लोगों को वह भरनी है कि जो आपकी जैसे पहले वाली कॉलेज थी, एक तो आपको पहले अलॉटमेंट हुई थी, उसके बाद आप लोगों का ट्रांसफ़र हो गया दूसरी कॉलेज में, अपवर्ड मूवमेंट। तो आपको जिस कॉलेज में, जो आपको लेटेस्ट कॉलेज मिली है, जिस कॉलेज में आपका अपवर्ड मूवमेंट हुआ है, आपका लास्ट एडमिशन किस कॉलेज में है, उसी कॉलेज की डेट आप लोगों को यहाँ पर भरनी है। समझे आप मेरी बात, यानी कि जिस कॉलेज में आपका अब फिलहाल में स्थायी रूप से एडमिशन है, वही आपको यहाँ पर एडमिशन डेट डालना है। समझ में आ गया। तो पहली प्रॉब्लम तो यहाँ पर खड़ी हो सकती है। उसके बाद में आता है आपका ये काउंसलिंग नंबर। तो ये काउंसलिंग साथियों नंबर जो है, अब वह नंबर है जो आपको रिजल्ट में दिखाया गया था। जैसे आपका प्री डीएलएड का जैसे रिजल्ट आया हुआ, तो आप लोगों को वहाँ पर आपका सीरियल नंबर यानी काउंसलिंग नंबर, आपकी रैंक कितनी है ऑल राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है ना, उन 22,000 स्टूडेंटों में से आपकी रैंक कितनी है, तो वही नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में आपका यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं, आपका ये मोबाइल नंबर एकदम सही होना चाहिए, याद रखें ये चीज़। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर सेकेंडरी और अपनी यानी कक्षा 10 की मार्कशीट की डिटेल्स है वो भी एकदम ठीक ठाक से भरनी है। गलतियाँ नहीं करें आप लोग किसी भी कंडीशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग, ये भी आप लोग राइट तरीके से भरें कि आपने किस सत्र के अंतर्गत ये 10वीं पास किया था, याद रखें आप लोग। उसके बाद में यहाँ पर आती है अपनी सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12वीं की मार्कशीट के बारे में डिटेल्स भरेंगे। और जैसे आप लोग डिटेल्स यहाँ पर भरेंगे तो यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट का विशेषकर ध्यान रखें। यहाँ पर आपकी 3 सब्जेक्ट होती हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके यहाँ पर आपके पास और कौन सी सब्जेक्ट है, जैसे आप लोग मैथ साइंस से हो तो यहाँ पर जैसे मैथमेटिक्स पीसीएम है तो आप लोग याद रखना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगी। यदि आपके पास बायोलॉजी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगी। और यदि आपके पास में आर्ट है तो वो आर्ट की आपने 3 सब्जेक्ट कौन कौन सी ली, जैसे हिस्ट्री है, आपकी पॉलिटिकल है, या फिर जोग्राफी है, या फिर आपने लिया हिंदी लिटरेचर, संस्कृत साहित्य
और इसके अलावा ज्योग्राफी। तो जो भी आप लोग 3 सब्जेक्ट, हिंदी और अंग्रेज़ी कंपलसरी को छोड़ के आपकी वो 3 सब्जेक्ट यहाँ पर भरी जाएंगी। उसके बाद आपकी जो पासिंग डेट है साथियों, वो भी आप लोग ठीक तरीके से भरेंगे। यहाँ पर आपकी पासिंग डेट आ जाएगी कि आपने 12वीं पास किस सन में और कितनी तारीख को आपका रिजल्ट आया था। यहाँ पर ये वही डेट डालनी है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में पासिंग डेट जिस दिन आपका रिजल्ट आया था। आप लोग देख सकते हैं 12वीं की या 10वीं की मार्कशीट में आपकी रिजल्ट डेट दी गई है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो याद रखना आपकी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत 10 पेपर होते हैं जिनके आपको पेपर लगने हैं, 10 एग्ज़ाम होंगी। तो यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि भैया यहाँ पर तो पेपर 11 हो गए। तो ये जो आपको दिख रहा है कोड नंबर 111, ये क्रियात्मक अभ्यास जो शिक्षण है साथियों, ये आपका फाइनल लेसन होता है, ठीक है ना। क्रियात्मक कार्य का मतलब होता है फाइनल लेसन। ये फाइनल लेसन आपका 11वां विषय माना जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यदि आप लोग फर्स्ट ईयर में है तो आपका याद रखना है यहाँ पर बच्चे और बचपन का पहला पेपर, दूसरा शिक्षा के उद्देश्य, समाज एवं शिक्षा शास्त्र, ये तीसरा, ये फर्स्ट ईयर में। तो आपकी जो फर्स्ट ईयर होती है उसमें कला शिक्षा शामिल होती है और दूसरी आपकी अंग्रेज़ी होती है। ये विशेषकर 2 सब्जेक्ट होती है, ठीक है ना, और गणित भी होती है। तो ये आपको फर्स्ट ईयर में। बात करता हूँ मैं यहाँ पर सेकेंड ईयर की, ठीक है ना। तो सेकेंड ईयर के कुछ बच्चे जो होते हैं सब्जेक्ट चूज़ करने में बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। तो आपके पास में जैसे मान के चलते हो यहाँ पर 8 जो पेपर आपके 8 जो पेपर होते हैं, 8 जो पेपर होते हैं वो तो आपके कंपलसरी होते हैं, सभी बच्चों के एक जैसे होते हैं। उन 8 पेपरों के अंतर्गत ऐच्छिक विषय में एक तो संस्कृत आता है। क्या आता है? एक तो संस्कृत आता है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ये संस्कृत आपको नीचे मिलेगा, ठीक है ना। संस्कृत आपको ही भरना पड़ेगा। ये ऐच्छिक विषय भी माना जाता है और कंपलसरी भी है, क्योंकि ये ऐच्छिक विषय इसलिए माना जा रहा है यहाँ पर क्योंकि संस्कृत के अलावा आपकी तृतीय भाषा में आपकी पंजाबी भी है, आपकी गुजराती भी है, आपकी सिंधी भी है। तो ये सब्जेक्ट आते हैं, इसलिए आप संस्कृत को चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास संस्कृत है तो संस्कृत चूज़ करें अगर संस्कृत लेना चाहते हैं। अगर आप पंजाबी हैं तो पंजाबी लेंगे, गुजराती है तो गुजराती लेंगे, सिंधी है तो सिंधी लेंगे, राजस्थानी है तो राजस्थानी लेंगे, ठीक है। इसलिए ऐच्छिक विषय के रूप में यहाँ पर संस्कृत को दिया गया है, वरना ये कंपलसरी होता है। लगभग 99% विद्यार्थी जो होते हैं आपकी संस्कृत ही चूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है साइंस और सोशल साइंस का, ठीक है। एक तो होती है साइंस और दूसरी होती है सोशल साइंस। तो याद रखें साथियों, अगर आपके पास में 12th क्लास के अंतर्गत मैथ साइंस है या फिर बायोलॉजी साइंस है तो आप लोग साइंस का ही 9वां पेपर, ये 9वां पेपर होता है साथियों। याद रखें विशेषकर आपको लेसन प्लान भी, आपको ये 10 लेसन प्लान सेट के एरिया में साइंस के बनाने हैं। अगर आपने सोशल साइंस पेपर में चूज़ किया है तो ये भी याद रखें आप लोग सोशल साइंस भी ले सकते हैं। जो आर्ट वाले विद्यार्थी हैं वो सोशल साइंस लेंगे, या कॉमर्स वाले विद्यार्थी, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे साइंस के अंतर्गत जाएंगे। ये भी विशेषकर आप लोग याद रखें। तो ये 9वां पेपर है और आपको फाइनल लेसन के अंतर्गत याद रखें आपको एस या फिर साइंस दोनों में से कोई एक आपको क्या लेना पड़ेगा, लेसन प्लान लेना पड़ेगा फाइनल में, ये विशेषकर याद रखें। उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पर आती है साथियों, ये हुआ दोस्तों, इसका सॉल्यूशन बड़ा खतरनाक है और आप लोग इस चीज़ को डाउट में लेके जा रहे हो कि भाई क्या अभ्यर्थी आवेदन पत्र के त्रुटि होने के कारण बस यहाँ पर निरस्त करना चाहता है। यदि किसी बच्चे ने मान के चलते हो यस कर दिया, ठीक है, तो उसका रीज़न लेके का भाई यहाँ पर मेरी डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत हो गई, तो अब उसका करेक्शन कैसे किया जाएगा। तो देखिएगा, जब आप लोग यहाँ पर यस पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई फॉर रिजेक्शन पर क्लिक करेंगे, यस करके अप्लाई फॉर रिजेक्शन पे जाओगे तो आप लोगों का जो फॉर्म होगा, आपका जो कॉलेज है, कॉलेज का कौन सा ज़िला है ये भी विशेषकर याद रखें। ये कॉलेज का जो आपका ज़िला होगा, कॉलेज का ज़िला, वहाँ पर एक ज़िले के अंतर्गत उस ज़िले में एक डाइट कॉलेज होती है। कौन सी होती है? एक डाइट कॉलेज होती है और उस डाइट कॉलेज के अंतर्गत सबसे पहले आपका जो आवेदन किया गया है एग्ज़ाम का, ये उस कॉलेज में जा कर के रुकेगा, ठीक है। वहाँ पर इस फॉर्म को चेक किया जाएगा। यदि आप लोगों ने रिजेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया है यस पे क्लिक करके, तो वहाँ पर देखा जाएगा कि इस बच्चे का रीज़न क्या है, तो वहाँ से आपको करेक्शन का अपडेट दिया जाएगा। वहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन आएगा, करेक्शन का नहीं आएगा, एडिट का आएगा। तो वहाँ से आपके फॉर्म को दोबारा से रिबैक किया जाएगा उस डाइट कॉलेज से, ठीक है ना। लगभग 24 से 48 घंटे लगते हैं। इस टाइम में कितने लगते हैं? 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो फॉर्म होगा रिबैक हो जाएगा और आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। यदि आपने नो पर क्लिक किया है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। उसकी दूसरी बात, आप लोग जब आप लोगों का फॉर्म पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है ना, तो सक्सेसफुल होने के बाद में इन दोनों ऑप्शनों पर आपको किसी भी सिचुएशंस में क्लिक नहीं करना है, ठीक है। इस अप्लाई रिजेक्शन के फॉर्म ऑप्शन पे आपको जाना ही नहीं है, ना तो यस करना है ना नो करना है, केवल सक्सेसफुल होने के बाद में आपको इतना ही छोड़ देना है। तो ये चीज़ आप लोगों को विशेषकर याद रखनी है और आप लोग हद से ज़्यादा, ठीक है ना,
हद से ज़्यादा इस परेशानी से गुजर रहे थे, तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और यदि कोई विद्यार्थी एक्स स्टूडेंट है, अब एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके सारे डाउट फॉर्म के क्लियर हो जाएंगे, मुझे बार बार कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में बैक लग चुकी है, ठीक है, तो बैक लग चुकी है तो आपको सबसे पहले अपनी फर्स्ट ईयर की प्रविष्टि भरनी है। सेकेंड ईयर के वालों को, विद्यार्थियों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट ईयर में आपकी बैक लग गई, 1-2 पेपरों की, आप लोग सप्लीमेंट्री हो, तो आपको प्रोन्नत का ऑप्शन लिखा आ रहा होगा वहाँ पर। प्रोन्नत में आपको यस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग यस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री हो तो आपको नीचे फर्स्ट ईयर के जो फॉर्म जो सब्जेक्ट आपके बैक रह रहे हैं उन सब्जेक्ट को क्लिक करना है, फिर डन करना है। नीचे फिर आपको सेकेंड ईयर की डिटेल्स भरनी है। यदि आप लोग सप्लीमेंट्री नहीं हो, आपकी ऑल क्लियर है फर्स्ट ईयर, तो आप फर्स्ट ईयर की ऑल क्लियर होने के पश्चात आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है, नो पर क्लिक कर देना है और सीधे डायरेक्ट अपनी सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट को फिल करना होगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। उसके बाद में यदि आप लोग एक्स स्टूडेंट हैं, तो देखिए साथियों, अगर एक्स स्टूडेंट है तो आपके सारे के सारे पेपर बैक है, इसका मतलब आपकी पूरी ईयर बैक लग चुकी है, तो आपको एक्स का फॉर्म भरना पड़ेगा। और याद रखिएगा, एक्स का फॉर्म भरने की यहाँ पर फीस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 270 रुपये फ़ीस होती है, ठीक है, और एक्स की और अब दोबारा देगा तो 540 रुपये होती है। लेकिन फ़ीस के मामले में आपको यहाँ पर चिंता नहीं करनी है, फ़ीस तो आपकी कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड होगी, क्योंकि कॉलेज वाले भी कुछ आपसे लूटने के लिए बैठे हैं। तो कॉलेज वाले आपसे 500 रुपये से लेकर के आपसे 1000, 1500, 2000 रुपये तक भी ले सकते हैं, ये भी आप लोग याद रखें। फ़ीस के बारे में आप लोगों को यहाँ कभी डिस्कस नहीं करना है, फ़ीस कितना लगेगा। फ़ीस आपको अपनी कॉलेज में ऑफलाइन भरनी है। और ये कॉलेज जो फॉर्म आपका निकलेगा, इस फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको 27 तारीख तक जमा करवा देनी है। 27 जुलाई तक आपको कॉलेज में जमा करवा देनी है, ये भी याद रखें। 26 तारीख को फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ये भी विशेषकर आप लोग याद करें, कहीं भूल जाएं, ठीक है साथियों। तो मेरी आपको डिटेल्स या फिर जो आपको सजेशंस मैंने दिए थे किस प्रकार के लगे साथियों, एक बार वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनका भी सॉल्यूशन हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। अगर आप लोग VSTC कर रहे हो, देखिए साथियों, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग VSTC कर रहे हो तो VSTC के लिए एकमात्र एक यूनिक प्लेटफॉर्म है पूरे राजस्थान में, जो आपको हर प्रकार की समस्या से संबंधित जानकारी देता है। चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, STC में ज़ीरो से लेकर के हीरो तक की समस्या, कहने का मतलब छोटी से छोटी समस्या आपको यहाँ पर हमारे चैनल पर दर्शाई जाएगी और आपकी बात भी सुनी जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग STC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जानकारियों के अलावा आपको यहाँ पर इंटर्नशिप की डायरियाँ भी दी जाती हैं। साथियों, यहाँ पर डायरियों का कोर्स भी आपको दिया जाता है, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। संपूर्ण डायरी आपको टोटल मिलेंगी, STC की लेसन प्लान वगैरह जितनी भी होंगी, 15-20 डायरी आपकी होती हैं, तो वो आप लोग बना सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को कम डायरी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ से पूरे डायरियों का कोर्स मिलेगा, आप लोग उनमें से देख करके सेम टू सेम बना सकते हैं। ऑल राजस्थान के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप लोग डायरिया खरीदिए और अपने समय की बचत कीजिएगा। चार्ज आपका याद रखें, आपको चार्ज केवल और केवल 79 रुपीज़ देना है। या आप लोग एडवर्टाइजमेंट समझ लो, चाहे आप लोगों के लिए एक हेल्प समझ लीजिए। समझ गए दोस्तों। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे एकदम बेहतरीन यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं। शायद ही आपको कोई राजस्थान में कोई चैनल हो जो आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देता हो, लेकिन मैं तहे दिल से उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इतना प्यार और प्रेम देंगे कि आप लोगों के लिए मैं और भी कुछ आगे एक से एक नई से नई समस्या को लेकर के आऊँ और उसका समाधान बताऊँ। धन्यवाद।